तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी हानमा वर्सेस कैंगन असूरा के सीजन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों सीरीज ऑफिशियल नेटफ्लिक्स की तरफ से दिखाई जाती है, इसलिए इन दोनों का एक छोटा सा कोलैबोरेशन दिखाया जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ओमो तोगिदा एंड बाकी हानमा एक ब्रिज के ऊपर रनिंग करते, जहाँ पे बाकी हानमा डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने आता है। यानी ये सीन होता है जापान का, और अचानक से भागते भागते ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे की ताकत को महसूस करते हैं और कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। पहली मुलाकात में दोनों फाइटर्स को अच्छे से समझ आ जाता है कि ये वही ओपोनेंट है जिसके साथ मैं लड़ना चाहता था। मुझे ऐसे ही ओपोनेंट, ऐसे ही फाइटर का इंतजार था। यहाँ तक कि ओमो तोगिता को ढूंढते ढूंढते मिस्टर यामाशिटा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ओमा से पूछते हैं, ओमा क्या हुआ? अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ गया हो। ओमा बात को टालते हुए कहता, परेशानी की कोई बात नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर यामाशिटा और ओमा तोगिता जापान के अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिया में, जिसके ओनर मिस्टर टोकागावा होते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे होते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी तरफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अचानक से मिस्टर प्रेसिडेंट काटाहारा ने मिस्टर टोकागावा से मुलाकात क्यों की। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मिस्टर टोकागावा और मिस्टर काटाहारा दोनों ही पुराने दोस्त हैं और वो लेमन सोडा पीते हुए आपस में यही बात करते हैं कि तुम्हारे पास भी अच्छे फाइटर है और मेरे पास भी बहुत अच्छे फाइटर है, क्यों ना दोनों फाइटर की टीम के दरमियान एक तगड़ा कंपटीशन करवाया जाए। बोले तो मिस्टर टोकुगावा और प्रेसिडेंट काटाहारा पुराने दोस्त होने के साथ साथ पुराने रिश्तेदार भी होते हैं, यानी उनके पूर्वज आपस में रिश्तेदार होते हैं, तभी तो उन दोनों का जो ताल्लुकात है वो फाइटिंग से होता है। कैंगन असूरा एसोसिएशन के ओनर यानी मिस्टर प्रेसिडेंट काटाहारा जापान के सबसे ताकतवर कंपनी के ओनर होते हैं। जापान पर वही इंसान हुकूमत कर सकता है जो कि ताकतवर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, पैसा हो, यहाँ तक कि वह प्रेसिडेंट को भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है। तो दूसरी तरफ होते हैं मिस्टर टोकुगावा, जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स को आपस में लड़वाने का और सबसे ताकतवर इंसान को खोजने का शौक होता है। ओमो तोगिता को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है कि हमारा मुकाबला टोकुगावा के फाइटर के साथ होने वाला है। फिर तमाम फाइटर्स आपस में यही बात कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि डोपोरुचि के बारे में हमें बताया जा रहा होता है कि कैंगन एसोसिएशन के फाइटर के साथ पहले भी लड़ चुके हैं और वो कोई आम फाइटर नहीं थे, ना ही वो कोई मामूली फाइट थी। काटसुमी अपने डैड यानी कि डोपोरुचि के बारे में अपने साथियों को बता रहा होता है कि बचपन में मैंने अपने डैड की फाइट सापेंग के फादर के साथ सुनी थी और मैंने ये भी सुना था कि वो लड़ाई लड़ने के बाद मेरे डैड को 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ा था, यानी कि वो बहुत ही खतरनाक फाइट थी। और आप सोच सकते हैं कि डोपोरुचि बेहतरीन कराटे मैन है और अगर उनका ये हाल किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि कैंगन असूरा के फाइटर को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बातें सुनने के बाद सीएम कागू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं बहुत खूब, यानी कि ये मुकाबला ताकत का मुकाबला है, बोलो तो जो जीता वही सिकंदर। और फिर देखते ही देखते तमाम फाइटर्स फाइटिंग एरिया की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। असल में यह फाइटिंग एरिया मिस्टर टोकुगावा का होता है, क्योंकि पहले मिस्टर डोपोरुचि कैंगन असूरा के फाइटिंग एरिया में फाइट करने के लिए जाते हैं। इस बार बारी कैंगन असूरा की टीम की होती है कि वह टोक्यो डोम में फाइट करने के लिए जाए। तो यह रीज़न होता है कि सारी मैनेजमेंट मिस्टर टोकुगावा कर रहे होते हैं। जहां एक तरफ तमाम फाइटर्स फाइटिंग अरीना में जमा हो रहे होते हैं, वहां दूसरी तरफ इन तमाम फाइटर्स की सिक्योरिटी के लिए हमें मिस्टर गाया और मोतिबा गिजा को दिखाया जाता है। मिस्टर गाया के बारे में तो आप जानते ही है कि वह भी एक सोल्जर होते हैं और ये वही फाइटर होता है जिसकी फाइट बाकी हानमा से बचपन में हुई होती है और उसने बाकी को कड़ी टक्कर दी होती है। यानी कि मिस्टर गाया को जंगल में लड़ने का बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल मोतिबा की तरह। मोतिबा भी एक मर्सन होता है, यानी किराए का गुंडा, जो कि पैसों के खातिर किसी को भी मार डालता है, एकदम शफाक बेरहम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में इन दोनों की बेहतरीन फाइट दिखाई जा सके। और फिर दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर इन फाइटर्स की सिक्योरिटी के लिए हायर किए गए हैं, लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि अंदर बहुत ही खतरनाक किस्म के राक्षस घूम रहे हैं। भला कोई बेवकूफ़ ही होगा जो यहाँ पर घुसकर इन पर अटैक करने के लिए आएगा। दोस्तों, इसके बाद हमें फाइटिंग अरीना के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सापेंग मिस्टर डोपोरुचि से मुलाकात करता है और बताता है कि आपने मेरे डैड के साथ जो फाइट की थी, मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। मेरे डैड आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मिस्टर डोपोरुचि
सापेंग से कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे डैड की तारीफ नहीं करता क्योंकि तुम अपने डैड की तरह बिल्कुल बदतमीज हो, तुम्हें बात करने का तरीका भी नहीं। जहां एक तरफ मिस्टर डोपोरोची सापेंग को तमीज सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां अचानक मिस्टर ओलिवा की मुलाकात जूलियस से होती है। दोनों दिखने में बिल्कुल राक्षस की तरह होते हैं, यानी दोनों की हाइट लगभग 7-7.5 फुट के करीब होती है और उनकी इंसेन फिजिक तो आप देख ही सकते हैं। दोनों के बड़े बड़े डोले शोले होते हैं और दोनों एक दूसरे की बॉडी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। मिस्टर ओलिवा जूलियस से पूछते हैं कि तुम्हारी इस बॉडी का राज क्या है। जूलिया इसे इतराते हुए बताता है कि मैं फॉर्मूला 1 कार को उसकी मैक्सिमम स्पीड पर खींचने की कोशिश करता हूं, यानी कि ये मेरी डेली रूटीन है। ये सुनकर मिस्टर ओलिवा एकदम से हिल जाते हैं कि क्या बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर जूलियस मिस्टर ओलिवा से पूछते हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े मसल्स बॉडी का क्या राज है। और फिर मिस्टर ओलिवा उसे बता दे कि क्या तुमने हेलीकॉप्टर को लोहे की चेन के साथ खींचने की कोशिश की है। ये सुनते ही जूलियस के पाँव के नीचे से जमीन सरक जाती है और वो हैरान हो जाता है कि क्या कोई इंसान इतना ताकतवर हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर को लोहे की चेन के साथ जमीन की तरफ झुकने पर मजबूर कर दे। तो दोस्तों, असल में इन दोनों फाइटर को यहाँ पर दिखाने का मकसद ये होता है कि ये दोनों फाइटर्स अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और जैसा कि टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो दोनों फाइटर्स के दरमियान बेहतरीन फाइट दिखाई जाएगी। इसके बाद हमें 2 नेक्स्ट ओपोनेंट दिखाए जाते हैं, यानी कि मिस्टर शिबुकावा वर्सेस हात्सुमी। दोनों का फाइटिंग स्टाइल सेम होता है, यानी दोनों ही आई टेक्निक का यूज करते हैं। और अगर आप आई टेक्निक के बारे में भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि दोनों अपने ओपोनेंट की ताकत को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट फाइटर दिखाए जाते हैं जिसमें होता है एडम डुल्ली। एडम डुल्ली का फाइटिंग स्टाइल मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कोज़्मो इमाई, जिसका फाइटिंग स्टाइल ग्रैपलिंग टेक्निक होता है, बिल्कुल बाकी हानमा की तरह। नेक्स्ट फाइटर का नाम होता है शिकिबयाशी और ये एक प्रो रेसलर होते हैं। जबकि लास्ट में हमें दिखाया जाता है कावलन वोंग स्वोर्ट को, जो कि मुथाई फाइटर होते हैं, यानी किक बॉक्सिंग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और कावलन इतना बेहतरीन फाइटर होता है कि इसने केंगन अशूरा के सबसे बेस्ट फाइटर यानी कि फेंग को लगभग हरा ही दिया होता है। एडम डुडली अपने साथियों से बात कर रहा होता है कि हम यहाँ पर इनाम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन कावलन उसे समझाता है कि यहाँ पर लड़ाई इज्जत की लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, तुम्हें यहाँ पर कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। अचानक एडम डुडली की नज़र चिहारू शेबा पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एकदम से गुस्से में आ जाता है कि जरा इसका चेहरा तो देखो कितना ज़्यादा भयानक है। इसका चेहरा देखते ही मेरा इसको पीटने का दिल करता है। यह सुनते ही चिहारू शिबा भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरना शुरू हो जाता है, मानो कि लड़ाई यहीं से शुरू हो चुकी है। सारे फाइटर्स एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं और लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तमाम फाइटर्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो फाइटर्स एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ लड़े नहीं थे। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट काटाहारा और मिस्टर टोकुगावा की दोस्ती की वजह से ये फ्रेंडली कंपटीशन करवाया जा रहा है। तो पहला मैच होता है सापेंग वर्सेस कारू हानायामा। तमाम फाइटर्स फर्स्ट मैच को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। रूल्स हमें समझा दिए जाते हैं कि इस फाइट में कोई भी वेपन का यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई वेपन ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर है तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में 3 मैचेस होंगे। कोई फाइटर अपनी मर्जी से मैच के दौरान छोड़कर जाएगा तो वह हार जाएगा। देखते ही देखते दोनों फाइटर्स अखाड़े में पहुंच जाते हैं। एक तरफ होता है सापेंग, जिसकी खोपड़ी पत्थर से भी ज़्यादा, लोहे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि दूसरी तरफ होते हैं मिस्टर हानायामा, जिसका पंच लोहे की दीवार को भी तोड़ सकता है। और सापेंग के बारे में तो आप जानते हैं कि वह कितना ज़्यादा चिल्लाने वाला फाइटर होता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होता है, जॉयफुल होता है। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो पहला अटैक सापेंग की तरफ से किया जाता है। वो फाइट की स्टार्टिंग में ही लीड लेना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अचानक से मिस्टर हानायामा की पूरी बॉडी पर पंचिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक एक जोरदार लोअर किक मिस्टर हानायामा की थाई पर मार देता है। और फिर वो जैसे ही नेक्स्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिस्टर हानायामा हमेशा की तरह अपने कूल एंड काम एटीट्यूड के साथ पावरफुल पंच लैंड कर देते हैं सापेंग के थोपड़े पर। सापेंग उस पंच को अपने लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हानायामा का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सापेंग के चेहरे से टकरा जाता है और सापेंग उड़ता हुआ फाइटिंग अरीना की दीवार के साथ टकरा जाता है। हानायामा का पावरफुल पंच देखते ही सापेंग के तमाम दोस्त परेशान हो जाते हैं
कि ये तो बहुत ही तगड़ा फाइटर है, हमने इसके बारे में बिल्कुल ठीक सुना था। जापान में एक ऐसा फाइटर रहता है जिसने आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं की, वो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे जापान की सबसे ज़्यादा ताकतवर मुट्ठी वाला इंसान समझा जाता है। हानायामा का पंच लगने के बाद सा पेंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो मैच को कंटिन्यू करने के लिए खड़ा हो जाता है। सा पेंग की एक्साइटमेंट देखने के बाद हानायामा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अपने सारे कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। और फिर हानायामा का लेजेंडरी टैटू सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एंड देन मिस्टर हानायामा अपने लेजेंडरी पोज में खड़े हो जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं एंड कहते हैं कि चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम में कितनी हिम्मत है, मेरे ऊपर हमला करो। एंड देन जैसे ही सा पेंग अटैक करने के लिए उनकी तरफ जाते हैं तो हानायामा एक जोरदार अपरकट उसके चेहरे पर मारता है, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारता। वो अपने आप को संभालते हुए हानायामा के चेहरे पे एक पंच कर देता है। एंड पंच लगने के बाद मिस्टर हानायामा के चेहरे से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये फाइट और भी ज्यादा एक्साइटेड और इंटेंस होने लग जाती है। यानी कि दो ऐसे फाइटर आपस में लड़ रहे जिन्हें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हार जीत से। वो लड़ रहे क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद है, अपने से ताकतवर ओपोनेंट के साथ भिड़ना पसंद है। और फिर लड़ते लड़ते दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर घुसे मुक्के लाते बरसाना शुरू हो जाते हैं। ये 1-to-1 फाइट चल रही होती है, लगातार अटैक्स किए जा रहे होते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों फिस्ट फाइटिंग में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों का लड़ने का तरीका लगभग सेम होता है। और जब मिस्टर हानायामा सा पेंग के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारने वाले होते हैं तो सा पेंग अपनी जोरदार गर्दन का इस्तेमाल करके उस पंच को आधे रास्ते में ही रोक लेता है। एंड देन उसे याद आता है कि उसके डैड बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब मेरा डोबरोची के साथ मुकाबला हुआ था तो वो मिस्टर टोकुगावा के फाइटर्स की झूठी तारीफ नहीं कर रहे थे। सच में बाकी हानमा की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुझे भी लड़ाई लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और जैसे ही हानायामा सा पेंग के फेस पर पंच करते हैं तो सा पेंग एक जोरदार किक मारकर मिस्टर हानायामा को उनके घुटने पर बैठने पर मजबूर कर देता है। और फिर चिहारू शिवा चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। और फिर हमें बताया जाता है कि हानायामा के पंचेस का सा पेंग के फेस पर इतना ज्यादा असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब सा पेंग 5 साल का था वो तब से ही अपने चेहरे पर लोहे के हथौड़े बरसाता हुआ आ रहा होता है। हाँ मैं जानता हूँ ये सोचने में और सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। सा पेंग के दर सहने की ये क्षमता आज उसे इस मुकाम तक लेके आ चुकी है कि वो हानायामा जैसे ताकतवर आदमी के पंचेस को अपने चेहरे पर सहन कर सकता है। अगर हानायामा ने यही पंच किसी नॉर्मल आदमी के चेहरे पर मारा होता तो उसके चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सा पेंग है जिसका स्कल, जिसका चेहरा लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। यहाँ तक कि टोबरोची भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ इसकी खोपड़ी ही लोहे जैसी ताकतवर नहीं है, बल्कि इंटेंस ट्रेनिंग करने के कारण उसकी सारी बोन्स भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। यही वजह है कि जब हानायामा उसके फेस पे पंच करता है तो उसके गर्दन की हड्डी उस पंच के फोर्स को सहन कर लेती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सा पेंग लगातार हानायामा की बॉडी पर पंच कर रहा है, उसकी बॉडी पर घुसे बरसा रहा है और हानायामा उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हानायामा की चाल होती है। वो उसकी कलाई को पकड़ लेता है एंड देन उसको इतनी जोर से दबाता है कि वो उसके हाथ की मसल्स फाड़ देता है। ये नज़ारा देख के सभी फाइटर्स के होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने हानायामा के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ सच्चाई थी। और फिर हानायामा लगातार सा पेंग के चेहरे पर पंचेस बरसाना शुरू कर देता है और सा पेंग अपने चेहरे की मदद से उन पंचेस को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि लोहे की मुट्ठी का मुकाबला लोहे की खोपड़ी के साथ हो रहा होता है। और जब हानायामा सा पेंग के फेस पर पंच करने वाला होता है तो वो अपनी खोपड़ी की मदद से उस पंच को ब्लॉक करता है, यहाँ तक कि सा पेंग की हाथ की उंगलियां भी टूट जाती है। हानायामा टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने बाएं हाथ से उन टूटी हुई उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बनाता है और बहुत ही जोर से सा पेंग के फेस पर पंच करता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पंच लगते ही सा पेंग फाइटिंग अरीना की दीवार से जाकर टकरा जाता है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। आखिरकार कुछ सेकंड बीतने के बाद वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर हानायामा उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो, तो सा पेंग कहता है कि जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और जब सा पेंग हानायामा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं तो हानायामा एक बहुत ही जोरदार पंच उनके फेस पर मार देता है, जिसके साथ सा पेंग का किस्सा खत्म हो जाता है और हानायामा इस फाइट का विनर बन जाता है। जाते जाते हानायामा सा पेंग से कहता है कि तुमने मुझे बराबर की टक्कर दी। ये फाइट देखने के बाद सारे फाइटर्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्मा जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो लड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं।